हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 9 इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा कि हम आज की क्लास में करने क्या वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास 12 की बायोलॉजी, और वैसे भी पता है कि बायो की ही क्लास चलेगी। ठीक है, तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक जितने भी आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है, यानी कि आज की क्लास में हम 10 लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट लिंक को शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी भी जो बच्चे नए होंगे यहाँ पे, जो जिसकी मेरे साथ पहली क्लास होगी और वो कहीं भी ज्वाइन नहीं होंगे, उनकी तैयारी एकदम जीरो है, तो उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे शिखर बैच 2.0 स्टार्ट कर दी गई, जिसमें आपकी तैयारी जो है वो चैप्टर 1 से शुरू है। ठीक है, और लक्ष्य क्या आपका 90+ लाने का। कि अगर आप जैसे हम मेहनत आपको करवाएंगे और आपने वैसी मेहनत कर दी तो आपको 95+ या 90+ लाने से कोई नहीं रोक। लेकिन हाँ, जैसा आपको बोला जाएगा वैसा आप करेंगे, तब ये सोचो कि आपसे बोला जाए लेकिन आप नहीं करेंगे तो वो चीज़ होने वाली नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें आपका डेली लाइव क्लास है, लाइव डाउट क्लास है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट है और स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, इसके साथ आपके कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर भी आपसे सॉल्व कराया जाएगा। मानो आप कुछ भी नहीं करते हो, है ना, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप पिछले 5 साल का पेपर भी कर लेते हो तो बहुत अच्छे खासे नंबर से आप पास हो सकते। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं इस बैच से ज्वाइन होने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट पर आपको डाउनलोड करें, और कहीं भी आपको दिक्कत होती है 9305771375 पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। बेटा आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अब एक चीज मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम किस बोर्ड का है। बेटा यहाँ पे चाहे आप यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे झारखंड, एमपी, राजस्थान, कोई भी आपका अदर बोर्ड, आपका कोई भी बोर्ड है, अगर आपके एग्जाम स्कूल में या आपके बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है तो वो सारे बोर्ड, ठीक है। तो अब ये आपका ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है किस बोर्ड का, किस बोर्ड, जहाँ एनसीईआरटी है उन सब के लिए। बस हाँ, क्वेश्चन पूछने का बेटा जो तरीका होता है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के होता है, बाकी कुछ अलग नहीं होता। क्योंकि कहाँ से पूछेगा भाई, वही एनसीईआरटी बुक है ना, तो घुमाएगा कहाँ से। ओके, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित। पुंकेसर, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को नामांकित चित्र के द्वारा क्या करना है बेटा, आपने परिभाषित करना है। बेटा ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर को हम क्या बोलते हैं, स्टमन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर को हम क्या कहते हैं, स्टमन कहते हैं। तो पुमंग फूल की नर जननांग यानी कि भ्रम, ठीक है, पुमंग फूल की नर जननांग यानी कि क्या होगा, हम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव फूल, ठीक है, होता है और पुंकेसरों से मिलकर बनता है। ये बेटा जो पुंकेसर है ना, ठीक है, जो पुमंग है, ठीक है, पुमंग जो होता है वो फूल की नर जननांग हम, ठीक है, होता है और पुंकेसरों से मिलकर यानी कि जो स्टमन्स होती हैं उनसे मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग जो भागों से मिलकर बना होता है। जो प्रत्येक पुंकेसर होता है बेटा वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, पूतंतु, दूसरा जिसको आप फिलामेंट कहते हो, दूसरा होता है योजी जिसको आप कनेक्टिव कहते हो, तथा तीसरा होता है परागकोश जिसको हम एंथर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पूतंतु एक पतला सा डंठल होता है, ठीक है, मैं अभी डायग्राम बना के समझाऊंगी आपको, जिसका अंतिम सिरे पर एक संरचना होती है। अब क्या होता है, जो पुंकेसर होता है ना, जो पूतंतु होता है, पतली सी डंठल जैसी संरचना होती है जिसके अंतिम सिरे पे एक संरचना होती है जिसे हम परागकोश कहते हैं। ठीक है, तंतु का दूसरा छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। ठीक है, और पुंकेसर की संख्या तथा उनकी लंबाई अलग अलग प्रजातियों के पुष्प में भिन्न भिन्न होती है। देखो क्या देखोगे, अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे नामांकित चित्र द्वारा आपको परिभाषित करना है। तो आपको जब परिभाषित करना होगा तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आप बनाओगे क्या, पुंकेसर, ठीक है, एक डायग्राम क्या बना दो, क्योंकि देखो ये आपके क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, एक होते हैं। क्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। ओके,
ये 3 भाग से मिलकर बना है। ये भाग है, इसको ये यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या बोलते हैं? तंतु कहते हैं। ठीक है, यानी कि फिलामेंट। क्या बोलेंगे? तंतु। तंतु को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट। ठीक है, इसके बाद ये जो संरचना है, ये वाली संरचना है, इसको हम कहते हैं यूजी। क्या कहते हैं? यूजी, इंग्लिश में कनेक्टिव। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कनेक्टिव। इसके बाद जहां पे ये तंतु खत्म हो रहा है, ये चौड़ी सी जो संरचना है, इसको कहते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और इस परागकोश को इंग्लिश में कहते हो एंथर। ठीक है, तो ये आपके होते हैं पुंकेसर की संरचना, पुंमंग की संरचना। तो बेटा ये जो बस अकेले आपको ये संरचना दिख रहा है, इसको आप बोलोगे ये क्या है? स्टैमेन होए। क्या है? स्टैमेन, यानी कि पुंकेसर है। क्या है? ये पुंकेसर है। लेकिन मानो कहीं ये फ्लावर है, ठीक है, कोई ये क्या है? फ्लावर है। ये फ्लावर का पुष्पासन है। ठीक है, ठीक है, इसी पे क्या होंगे? पुष्प के जो चारों चक्र प्रेजेंट है। मानो एक चक्र यहाँ पे है, ठीक है, इसके बाद इसी पे पुष्प का क्या आ जाएगा? दूसरा चक्र आ गया। ठीक है, पुष्प का क्या आ गया? दूसरा चक्र, है ना। ये पुष्प का क्या आ गया? दूसरा चक्र। और इसी पे पुष्प का क्या आ गया? तीसरा चक्र। ठीक ही हो गया। ठीक, यहाँ से निकल के इधर गया, ठीक है, ठीक यहाँ आ गया, और एक यहीं से निकल कर यहाँ आया, ठीक है, इधर निकला। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये नजर आए, और बीच में जो आपका आ जाएगा वो क्या आएगा? स्त्री केसर वाला पार्ट। इस प्रकार का, ठीक है, ये आप पे एक फ्लावर की संरचना होती है ना। यही एक क्या होती है? एक पुष्पी फ्लावर की आपको संरचना दिखाई देती है। तो ये जो पिंक वाली आपको संरचना है, इन पूरे को आप क्या बोलते हो? स्त्री केसर कहते हो, स्त्री केसर बोलते हो। ठीक है, इसके बाद ये जो है, इसको हम कहते हैं पुष्पासन। तो बेटा ये जो पुष्पासन है, इस पुष्पासन पे आपको, और ये आपका क्या है? पुष्पवृंत। पुष्पवृंत यानी कि पेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो इस पुष्पासन पे आपको जो पुंकेसर की, ठीक है, ये जो पुंकेसर की ये से यहाँ तक की संरचना आपको, जो ये क्या है? आपका स्टैमेन है। इनकी संरचना आपको कई सारी नजर आएंगी, यानी कि 3 2 3 3 6। ठीक है, तो ये 3 3 6 जो संरचना है, अब इस पूरे समूह को हम बोलते हैं पुमंग, और ये जब ये अकेले में है तो इसको हम कहते हैं पुंकेसर। अब इसका देखो, एक जो छोरा, ये जो डंठल जैसी संरचना है, तो इसका एक सिरा तो परागकोश से जुड़ा है, और दूसरा सिरा जो होता है ये किससे? पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होगा? पुष्पासन से। और इस पुष्पासन, इस ओवरी के अंदर होते हैं आपके ओव्यूल भी। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, क्लियर है। तो ये क्या करोगे? लिखोगे और इसका डायग्राम बनाओ। इसके बाद आता है स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर का, जब स्त्री केसर आएगा तो आप करोगे क्या? स्त्री केसर का। ये बेटा आपके क्या होते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके स्त्री केसर है। ये स्त्री केसर का डायग्राम बनाओगे। ठीक है, अब इस स्त्री केसर के अंदर क्या दिखाओगे? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है आपके ये ओव्यूल। ठीक है, अब इस ओव्यूल के अंदर बहुत सारी आपकी संरचनाएं होती है, वो आप दिखा दोगे। तो पूरा को ना दिखाओ कि बस आप दिखा दो अंडकोश। ठीक है, किसको? अंडकोश का। अब ये क्या है? ये चौड़ा भाग क्या हो जाता है? ओवरी। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो? अंडाशय, है ना। उसके बाद इसी के अंदर ये जो भाग है, इसको आप बोलते हो बीजांड। ठीक है, क्या बोलते हो? बीजांड, यानी कि ओव्यूल, है ना। ये आपकी है स्टाइल, ठीक है, वर्तिका। और ये जो घुंडी नुमा संरचना है, तो हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, इसमें स्टिग्मा। तो ये जो है, इस एक डायग्राम को, सिर्फ आप एक इस संरचना को, ये वाली जो आपको संरचना नजर आ रही है, इस पूरी संरचना को आप क्या बोलोगे? कि ये जो आपका डायग्राम है, ये आपका क्या है? पिस्टिल का है। पिस्टिल का, पिस्टिल यानी कि स्त्रीकेसर का। ठीक है, किसका है? पिस्टिल का, क्योंकि पिस्टिल को ये स्त्रीकेसर कहते हैं, या तो इसको आप कार्पिल भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्पिल अंडप होती है, एक ही बात होती है। ठीक है,
या तो मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल। देखो अब मानो यहाँ पे कोई है थैलेमस है, ये थैलेमस है। अब इस थैलेमस पे बेटा अगर ये कि यहाँ पे है, ठीक है, इसी थैलेमस पे आपको एक यहाँ नजर आए, ठीक है, और इसी थैलेमस पे एक ही पुष्प के अंदर कुछ आपको इस जैसी संरचना नजर आए, ठीक है, और इसी संरचना में आपको पुंकेसर भी आपके हो, क्या हो आपके? पुंकेसर भी है। तो इस पूरी सी जो संरचना है, इन संरचना को हम क्या बोलेंगे? ये जयांग है, क्योंकि यहाँ पे जो जयांग की इकाई है क्या होती है? स्त्रीकेसर, पिस्टिल, कार्पिल या अंडम, ठीक है। तो ये इस जयांग की क्या है? इकाई है, जिसको हम कहते हैं स्त्रीकेसर। तो स्त्रीकेसर जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। जब आपको इसके बारे में लिखना होगा तो क्या लिखोगे कि ये जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पे क्या होगा? परागण होता है, ठीक है, क्या होता है? परागण होता है। परागण के बाद परागकण का जर्मिनेशन होता है, ये लिख दोगे। इसके बाद ये स्टाइल है, ये वर्तिकाग्र अंडाशय को जोड़ने का कार्य करती है, और इसी के माध्यम से जो पराग नलिका होती है वो अंडाशय में आते हैं। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। बीजांड के अंदर क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है, जिससे ओवरी फ्रूट में और बीजांड बीज में चेंज हो जाता है, ठीक है। बस इतनी आपको ये चीज लिखनी है। जब आपके बोर्ड एग्जाम में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर का सचित्र वर्णन आएगा तब आपको डायग्राम बनाना है, आपको लिखना है, ठीक है। स्त्रीकेसर, यही हमने बात की, जयांग पुष्प का मादा जननांग होता है, और इससे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय यानी ओवरी कहलाता है। इससे जुड़ी हुई एक पतली सी नलिका का रचना होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं, और वर्तिका के ऊपर घुंडी नुमा जैसा एक रचना होती है, जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, और बहुत सारे अंडक मिलकर जयांग को बनाते हैं। बस सिंपल सी बात है, ये आप लिख दो, बाकी कुछ भी नहीं लिखने आपने, बस आपको ये डायग्राम बना देने हैं, और यही चीज आपको क्या कर देने, यहाँ पे लिख देने। इससे ज्यादा आपको कुछ करने ही नहीं है। आप इतना कर देते हो तो जो वो एग्जामिनर है वो आपको नंबर फुल देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बना, ठीक है। क्या आता है? जो पुरुष जनन तंत्र है, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित क्या होता है आपके बोर्ड एग्जाम में? आरेख बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? पुरुष जनन तंत्र के सिर्फ आरेख को बनाओगे। तो ये वाला जो आपका डायग्राम है, इसको आपको बनाने अच्छे से सीखना होगा, और एक एक का आपको नहीं आता है तो आप इसको प्रैक्टिस करके बनाओ, ठीक है। जब नहीं आता है तो आप इसको प्रैक्टिस करके बनाओ, प्रैक्टिस करोगे तो कौन सी चीज ऐसी कि नहीं आई। अब देखो यहाँ के ये जो सिर्फ पुरुष का जनन तंत्र का भाग है, जिसमें आपको ये जो वो संरचना है, ये आपका क्या है? ठीक है, इसको बोलते हो वृषण, जो आपका क्या है? टेस्टिस, ठीक है। ये उपस्थित कहाँ होते हैं? वृषण कोश के अंदर रहते हैं, जोड़े में होते हैं। ये आपका इसके अंदर का सक्शन कट के दिखाया गया है, जिसमें आपके क्या क्या है? वृषण पालिका है, ठीक है, वृषण जालिका है, शुक्रवाहिका है, अधिवृषण है, शुक्रवाहक है, मूत्रवाहिनी है, ठीक है। यहाँ पे मूत्राशय, यहाँ पे आपकी यूरिन इकट्ठा होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपकी जो ये संरचना है आपकी क्या है? शुक्राशय ग्रंथि है। शुक्राशय के बाद ये वाली जो संरचना है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है, ये आपकी प्रोटेस्ट है, ठीक है। इसके बाद एक कंदमूत्र पथ है, ये वाली, ये ग्रंथि जो है, ये दोनों क्या आपकी कंदमूत्र पत्र है, और यहाँ पे आपके बीच में मूत्र मार्ग है, ठीक है, और ये अग्रछद है, ठीक है, और ये सिसन मुंड है, इसको आप बोलते हैं अग्रछद। और ये जो संरचना आपकी क्या होती है? सिसन मुंड होती है, जो कि दोनों का मार्ग क्या होते हैं? ये के होते हैं। तो अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है बेटा, तो आप इसको सीख जाओ अच्छे से बनाना। जब तक नहीं सीखोगे डायग्राम, अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो डायग्राम नहीं बनाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो नहीं आता है तो बनाने आप अच्छे से इसको सीखो, ठीक है। चलो, फिर आता है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बना, ठीक है। अब कभी कभी ये आपके शॉर्ट आंसर में है, या तो इसका आरेख बनाने के लिए पूछ दिया जा रहा है, या तो लिखने के लिए पूछ दिया जा रहा है, लेकिन कभी कभी इसका सचित्र वर्णन भी आ जाएगा। तो आप इस डायग्राम को बनाओगे, इसके बाद इसके एक एक पार्ट्स के बारे में लिखोगे। क्या करोगे? एक एक पार्ट्स के बारे में, कि जितने भी इसके पार्ट्स पाए जा रहे हैं, इन सारे जो भाग हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। अगर मानो ये आपको नहीं बनाने आ रहा है, सिंपल सा बना दो। अगर मानो
नहीं आपको बनाने आ रहा है, ठीक है। कैसे बनाओगे देखो। साथ में बनाते चलो, ठीक है, बनाते हुए चलना, देखने ही नहीं है, बनाते हुए चलने, ठीक। ये बना दो, क्योंकि जो देखो स्त्री का जनन तंत्र होता है ना, वो नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती देखे हो ना, हालांकि नाशपाती जैसा नहीं होता, लेकिन नाशपाती के आकार का बोला जाता है कि नाशपाती के आकार का हो, ठीक है। अब ये बेटा यहाँ से थोड़ा सा पतला है, फिर ये थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी पतला और थोड़ा सा चौड़ा, चौड़ा होने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चौड़ा होने के बाद ये थोड़ा सा कीप और चौड़ा हो जाते हैं, ठीक है। और चौड़ा होने के बाद इसमें क्या निकल आती है, फिम्बरी निकल आती है। क्या निकलते हैं इसमें, फिम्बरी, है ना। इस फिम्बरी में बीच में आपके क्या आ गए, ओवरी आ गए, ठीक है। ये हो गई और एक ये हो गई, ये अटैच होती, जुड़ी हुई होती है ये, और ये जो ग्रीवा नाल से क्या होती हैं, ये स्नायु द्वारा क्या होती है, एक दूसरे से बाइंड होती है, यानी कि जुड़ी हुई, ठीक है, क्योंकि ये अलग नहीं होती है, ये स्नायु सुई क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। अब इसके अंदर आपको कई लेयर दिखती है, ठीक है। कई लेयर में क्या दिखेगी, ये आपकी सेकेंड लेयर होती है, ठीक है। क्या है आपकी सेकेंड लेयर, ओके। सेकेंड लेयर के बाद देखो, ठीक है। देखो अब क्या नजर आएगा, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद एक अंदर की लेयर होती है, तीसरी, क्योंकि जो गर्भाशय होता है हमारा, गर्भाशय 3 लेयर से मिलकर बना होता है, कि कितनी लेयर से, 3 लेयर से मिलकर ये गर्भाशय जो होते हैं ये बने होते हैं, ओके। कितनी लेयर से, 3 लेयर से। अब अगर आप नेमिंग करते हो, ठीक है, तो देखो ये आपका होता है योनि, क्या होगा, योनि, इसको आप बोलोगे वेजाइना, ठीक है, क्या बोलोगे, वेजाइना। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ग्रीवा नाल, ठीक है। ये आपके क्या हो जा रहे हैं, ग्रीवा नाल, ठीक है। इसके बाद इसी पे जगह आपके प्रेजेंट क्या होते हैं, गर्भाशय नाल, गर्भाशय नाल, ठीक है। इसके बाद बेटा ये वाला स्ट्रक्चर आपके क्या है, अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, ये क्या होंगे, अंडाणु होंगे। इस वाली संरचना को हम बोलते हैं कीप, ठीक है। और इसको बोलते हैं हिंदी में झिलरी, क्या बोलते हैं, झिलरी। इंग्लिश में बोलोगे फिम्बरी, क्या बोलोगे, फिम्बरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये जो चौड़ा यहाँ से यहाँ तक का भाग होता है, इसको बोलते हो तुम्बिका, तुम्बिका। कहीं कहीं आपको एम्पुला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पुला, इसका इंग्लिश नाम भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको बोलते हैं संकीर्णन पथ। संकीर्णन पथ का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्या है, पतला है, ठीक है, संकीर्णन पथ, ठीक है। ये समझ में आया, इतना क्लियर हो गया आपको। इसके बाद आप एक एक का देखते हो, देखो जो है बस थोड़ा सा चेंज हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक एक का जो नाम है वो उसको आप अच्छे से करते जाओ, ठीक है। क्या करो, उसको एक एक जो नाम आपके डायग्राम में दिया है, आप उसके एक एक नाम को अच्छे से करते जाओ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये जो रेड वाली संरचना है, इसको बोलोगे अंतःगर्भाशय, ठीक है, अंतःगर्भाशय। ये पीली वाली संरचना है, इसको बोलते हो, बोला जाता है मध्य गर्भाशय, क्या कहते हैं, मध्य गर्भाशय, ठीक है। और इसके जो सबसे बाहरी पिंक वाली लाइन है, इसको बोलते हैं परिगर्भाशय, परिगर्भाशय।
अब इन तीनों को बेटा जब आप मिला दोगे, ये तीनों है, इन तीनों को जब आप मिलाते हो तो इनको आप पूरे को बोलोगे गर्भाशय। क्या बोलोगे? गर्भाशय, तीनों को मिला के। और यहाँ पे बेटा यहाँ से यहाँ तक की पूरी संरचना को आप बोल दोगे अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, ठीक है, समझ में आया? ओके। और ये जो खाली गुहा है, ये जो आपकी खाली कैविटी है, इसको बोलते हैं गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा, और यहाँ पे इसको बोलते हैं फंडस। तो जब बेटा आपके एग्जाम में आए, आपके एग्जाम में जब डायग्राम बनाने के लिए आता है तो आप इसको डायग्राम बना दो, जब लिखने के लिए आ रहा है तो आप अंडवाहिनी लिख दो। तो आप लिखोगे अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से बेटा? संकीर्ण पद, तुम्बिका, कीप और झिल्ली। अब इसके आपको कार्य को तो पता होगा। तुम्बिका में निषेचन होता है, संकीर्ण पद पतला जो यहाँ से, ठीक है, इसको शुक्राणु को आने का मार्ग देगा, ठीक है। इसके बाद ये जो कीप चौड़ा वाला भाग है, इसमें झिल्ली लगी होती है, क्योंकि जो अंडाणु होते हैं वो नान मोटाइल होती है, कोई हाथ पांव तो होता नहीं है। और इसमें इनके अंदर क्या होती है? सीलिया पाई जाती है, सीलिया के द्वारा ही मूवमेंट करके यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है। देर इतनी बात। अब ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का रोपण होता है ना। ये जो पार्ट्स है तो ये इसी के द्वारा इस हम अंदर जाते हैं। ये जो गर्भाशयी नाल है, ग्रीवानाल है, ये बच्चे की प्रसव के समय में हेल्प करते हैं। तो ये सारे आपके क्या है? स्त्री जनन तंत्र है। आपको एक एक के बारे में एक एक के अच्छे से आपको क्लियर करके एक एक का फंक्शन क्या होता है, सारे का कार्य क्या होता है, सारे के कार्य को आपको अच्छे से लिख देने, ठीक है। इसके बाद ये है, इस ओवरी के अंदर क्या हो रहा है? मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है। तो ये एक पॉइंट जो भी आपकी है, अच्छे से बस आपने क्या करना है? इसको लिखते हुए जाना है। सुंदर सा डायग्राम बना देना है, नेमिंग कर देना है, लिख देना है। मान लो नहीं आता है लिखने, डायग्राम अच्छे से याद है तो भी अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे डायग्राम एकदम मस्ट है, डायग्राम बनाना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाकर इसके सभी घटकों के बारे में लिखिए, संक्षेप में लिखिए। ये आप इसको डायग्राम बना दो, इसके सभी जो घटक है। अब क्या घटक है? यहाँ पे आपको शीर्ष, ग्रीवा, पूंछ। अब इस शीर्ष, ग्रीवा, पूंछ में कितने भाग आ रहे हैं, कितने घटक आ रहे हैं, इन सारे घटक के बारे में आपको अच्छे से क्या कर देना है? लिख देना। ये तो आप इजी है, ये बिल्कुल इजी है, आप एकदम इजीली तरीके से इसको बना सकते हैं, बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। क्या है? बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखो ठीक है, बना दो भाई। वो सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ठीक है। अब इसी के अंदर बेटा क्या लगे होते हैं? माइट्रोकांडिया है, आपको दिख भी रहा है ना, क्या लगे हुए हैं? माइट्रोकांडिया। ये माइट्रोकांडिया एनर्जी दे रहा है। इसी में आपको एक धागेनुमा संरचना है, और ये जो धागेनुमा संरचना निकली हुई है, कि यहाँ से जो ये पूरी धागेनुमा संरचना निकली हुई है, ये एकदम बाहर की तरफ निकली, तो इसका पूंछ वाला भाग है, पूंछ से भी बाहर ये निकली। इसके अंदर क्या है बेटा? ये केंद्रक बना दो, ये आप इसका एक्रोसोम है, इसका एक एक करके आप नाम लिख दो। तो लिखोगे क्या इसमें? जब लिखना होगा ये डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बना के नेमिंग कर दोगे, उसके बाद क्या करोगे? लिखोगे। तो एक एक पार्ट्स के, सिर के बारे में, वक्ष के बारे में, और सब में लिखोगे। तो सिर क्या होगा? शुक्राणु का ऊपरी फूला हुआ भाग सिर कहलाता है, और जिसके मध्य में एक अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है, और इसके ऊपर सिरा पर टोपीनुमा संरचना एक्रोसोम से ढका रहता है, ठीक है। जो स्पर्म है वो उसका जो हिड वाला पार्ट्स है, उसके सबसे ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे ऊपर जो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? ये क्रोमोसोम कहते हैं। इसके बीच में एक केंद्रक होता है, और ये केंद्रक क्या होता है? अगुणित होता है, क्योंकि इनमें गुणसूत्र होते हैं। कि क्या होते हैं? इनमें गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद, ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद सिर के बारे में लिख दोगे, ठीक है। सिर के बाद क्या लिखोगे? दूसरा आएगा, और यह भाग गाल्जी काय द्वारा निर्मित होता है, जिसमें निषेचन के दरमियान मादा युग्मक में प्रवेश के लिए सहायक एंजाइम उपस्थित हो। अब ये जो एक्रोसोम वाला भाग है, जो टोपीनुमा संरचना वाला भाग है, ये बना होता है गाल्जी काय का। बेटा गाल्जी काय क्या होता है? कोशिका का अंगक होता है।
आपने प्रोकैरियोट्स कोशिका, यूकैरियोट्स कोशिका आप जानते हैं ना। तो प्रोकैरियोट्स में जो आपके सेल ऑर्गेन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी आपके यूकैरियोट्स होते हैं उसमें आपके जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये चीज आपको पता है। तो गाल्जी काय जो होते हैं वो एंजाइम को बनाने का कार्य करते हैं। तो ये गाल्जी काय के ही बने होते हैं। तो इसके ढिड पे टोपी नुमा जो संरचना पाई जा रही है, वो टोपी नुमा जो संरचना है वो बनी आपकी किसकी? गाल्जी काय की। ठीक है, किसकी बनी है? गाल्जी काय की बनी। ठीक है, आगे ग्रीवा के बारे में लिखोगी। सिर के पीछे का छोटा सा भाग ग्रीवा कहलाता है, जो सेंट्रियोल द्वारा निर्मित हो। अब इसका जो हिड है, ठीक है, हिड है तो हिड के पीछे एक ग्रीवा भाग कहला, ठीक है, हिड के पीछे एक छोटा सा भाग होता है, उस छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। और ये जो ग्रीवा होता है इसमें सेंट्रियोल द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जानते हो लोग? तारक काय। तारक काय क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। ये भी आपका एक सेल ऑर्गेनस होता है। तो ये सेंट्रियोल यानी कि तारक काय के द्वारा ये होते हैं निर्मित होते। इसके बाद लिखोगे मध्य भाग को। तो शुक्राणु के मध्य खंड, ठीक है, शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य माइट्रोकांडिया उपस्थित होते हैं और माइट्रोकांडिया की उपस्थिति पूंछ की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। अब ये जो माइट्रोकांडिया की उपस्थिति है वो पूंछ में, ठीक है, ये जो पूंछ की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। ठीक है, फिर आता है पूंछ। तो यह कोशिका द्रव्य द्वारा निर्मित भाग है। ठीक है, ये जो टेल होता है, टेल जो होता है ये कोशिका द्रव्य, ध्यान देना, एक एक बात मैं समझाऊंगी। ये कोशिका द्रव्य द्वारा निर्मित भाग है जो शुक्राणु को गतिशीलता एवं सक्रियता को बनाए रखने के एवं इसके मध्य भाग में एक तंतुमय संरचना एक्सोनीम उपस्थित होता है जो बाहर तक निकला हुआ होता है और एक वयस्क नर में प्रतिदिन करीब इतने शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, ओके, देखो वापस से ध्यान दो यहाँ पे। जो मानो एक शुक्राणु है, ठीक है, ये क्या है बेटा? शुक्राणु है। अब आपके एग्जाम में इसके क्या करने हैं? स्ट्रक्चर बना देने हैं। क्या बनाओगे? स्ट्रक्चर को बनाओगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक एक के नेमिंग करो। तो ये जो बेटा टोपी नुमा संरचना पाई जा रही है, तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसमें स्पर्म, इसको कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, ये एक्रोसोम जो है इसमें प्रेजेंट है एंजाइम। क्या है? एंजाइम है। ये एंजाइम बना है गोल्गी बॉडी से। इससे गोल्गी बॉडी से, और ये गोल्गी बॉडी है सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल। ठीक है, और ये सेल ऑर्गेनल होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? यूकैरियोट्स के। ये यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद इसका कौन सा भाग है बेटा? जो वक्ष भाग है। ठीक है, वक्ष भाग में क्या प्रेजेंट है? माइट्रोकांडिया। ठीक है, माइट्रोकांडिया है। ये माइट्रोकांडिया एनर्जी देती है। ठीक है, एनर्जी देती है किसको? मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या है? शुक्राणु। ठीक है, किसके लिए? गतिशीलता के लिए। किसके लिए बेटा? गतिशीलता के लिए। अब ये माइट्रोकांडिया ये भी क्या एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल्स है। इसके बाद जो पूंछ वाला भाग है, पूंछ का जो निर्माण है वो किससे है? साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है बेटा कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य से क्या बना है? टेल बना है। ठीक है, और ये टेल क्या कर रहा है? गति करने में सहायक है। क्या है? गति करने में सहायक होता है। तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा आपको एकदम अच्छे से क्लियर तरीके से लिखने। लिख लोगे? बताओ हाँ या ना, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? नहीं लिखने आता है तो लिखो, समझो। ठीक है, याद नहीं हो रहा है कोई चीज, अगर आपको याद नहीं हो रही है तो आप इसको लिख के याद करो, अच्छे से पढ़ो, तब आपको वो चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी नहीं, चौथी बार, पांचवी बार तो आएगा ना, लेकिन आएगा। प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। मन में ये नहीं रखना है कि नहीं आएगा, ये मेरे से नहीं होगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये करोगे तो सच में नहीं आएगा।
लेकिन प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो चीज आपकी एकदम अच्छे से क्लियर होती है। ठीक है, चलो। अब आता है कभी कभी आपके एग्जाम में प्यूरिन एवं पिरामिडिन क्षारकों में अंतर स्पष्ट की। क्या आता है, प्यूरिन और जो पिरामिडिन क्षारक होते हैं, तो इस प्यूरिन में और पिरामिडिन क्षारक में आपको अंतर बताने होते हैं। तो प्यूरिन और पिरामिडिन क्या होते हैं बेटा, ये जो प्यूरिन और पिरामिडिन होते हैं ये नाइट्रोजनी, ठीक है, इनके जो बेस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ये बेस होते हैं जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरोसिल, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब प्यूरिन और पिरामिडिन में आपके एग्जाम में आपसे अंतर पूछता है कि प्यूरिन क्या होता है, पिरामिडिन क्या होता है, ये सारे आपसे अंतर पूछे। देखो प्यूरिन और पिरामिडिन, देखो प्यूरिन क्या होता है, कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने दो चक्र होते। जो प्यूरिन होता है, देखो किससे बेटा बना है, कार्बन से और नाइट्रोजन, ये कार्बन प्लस नाइट्रोजन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, प्यूरिन, है ना। कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने दो चक्र होते हैं। जो प्यूरिन होता है ये कार्बन से और नाइट्रोजन के बने क्या होते हैं, दो चक्र होते, ध्यान देना। ये जो पिरामिडिन होता है ये कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना केवल एक चक्र होता है। प्यूरिन क्या होगा, कार्बन से तथा नाइट्रोजन से बना एक चक्र होता, सॉरी दो चक्र होता है, और पिरामिडिन जो होता है वो कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना दो चक्र होता है। ध्यान देना, ठीक है, लिखते हुए चलना। उसके बाद एडेनिन तथा ग्वानिन प्रमुख प्यूरिन है। प्यूरिन में जो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, बेटा ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेस होते हैं। जब आप डीएनए देखते हो, आरएनए देखते हो, तो वहां पे आपको ये देखने के लिए मिलते हैं, है ना, आपको देखने के लिए मिलते हैं ना। तो जो एडेनिन होते हैं और ग्वानिन होते हैं ये प्रमुख प्यूरिन क्षारक होते हैं। बेटा एडेनिन को हम ए से दर्शाते हैं, जब आपको दर्शाने की बात आती है तो एडेनिन को आप ए से दर्शाते हो और ग्वानिन को हम जी से दर्शाते हैं। ठीक है, एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से दर्शाते हैं। ओके, इनमें थाइमिन, यूरोसिल तथा साइटोसिन प्रमुख पिरामिडिन है। यानी कि थाइमिन को टी से, यूरोसिल को यू से और साइटोसिन को सी से। ठीक है, साइटोसिन को क्या करते हैं, सी से दर्शाते हैं। यानी कि एडेनिन ए जी टी यू, यही बेटा आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। तो यहाँ पे जब आपसे कभी पूछा भी जाए कि जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, ठीक है, जो प्यूरिन होते हैं कितने प्रकार के, आप बताओगे एडेनिन और ग्वानिन, या कितने बेस होते हैं एडेनिन व ग्वानिन। पिरामिडिन पूछा जाएगा तो एक चक्र होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरो। ठीक है, इसके बाद 5 सदस्यीय वलय के 7वें व 9वें स्थान पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते। इसके साथ साथ प्यूरिन में क्या होता है कि जो 5 सदस्यीय वलय के जो वलय होते हैं, तो ये बेटा आपके जो ये प्यूरिन है और ये जो जितने भी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन जो भी है, ये आपके डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें जो क्या होगा, जो 5 सदस्यीय वलय के 7वें व 9वें स्थान पर कार्बन की जगह, कहाँ पे, कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ध्यान देना, किसके जगह पे, कार्बन। देखो ये कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं, लेकिन जब 5वीं सदस्य वलय के 7वें व 9वें स्थान पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, किसमें, प्यूरिन में। लेकिन 6 सदस्यीय वलय में 1 से 3 स्थान पर कार्बन परमाणु की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इनमें क्या होगा, 6वें व 9वें, 6वें से 9वें स्थान पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, और पिरामिडिन में 6 सदस्यीय वलय में 1 से 1 व 3 स्थान पर कार्बन परमाणु की जगह पे नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो ये आपके बोर्ड में इसके अंतर पूछे जाते हैं कि प्यूरिन में और पिरामिडिन में अंतर बताइए। क्या पूछा जाता है, प्यूरिन और पिरामिडिन में आपको अच्छे से अंतर बताने होते। तो बताओ अब आपके एग्जाम में आएगा तो कर लोगे कि नहीं, बताओ कर लोगे कि नहीं, नहीं कर पा रहे हो तो अच्छे से तैयार करो, अच्छे से हो जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम बताइए। विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम बताइए। ये जो आरएनए है इसी में आपके क्या होते हैं, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, है ना, साइटोसिन होगा, थाइमीन होगा, यूरोसिल, इसी में आपके आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक में प्रेजेंट होता है डीएनए आरएनए में, आपको विशेष अंतर दिखाई देता है कि आरएनए में यूरोसिल होता है। ठीक है, देखो अब क्या देखोगे कि विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम बताइए। तो आरएनए की संरचना डीएनए की तरह ही होती है। जैसे डीएनए हमारा क्या होता है, डबल हेलिक्स है ना, डीएनए क्या एक डबल हेलिक्स मॉडल है। तो जो डीएनए होता है, जो आरएनए की संरचना, मानो ये क्या है, डीएनए है, इस डीएनए में क्या है, नाइट्रोजनी बेस है। क्या है, नाइट्रोजनी बेस है, यहाँ पे भी नाइट्रोजनी बेस है, यहाँ पे भी नाइट्रोजनी बेस है। लेकिन ये तो आपको क्या है, ये आपका हो गया डीएनए, ठीक है, क्या हो गया, डीएनए। लेकिन जो आरएनए होता है वो डबल हेलिक्स नहीं होता। क्या वो क्या होगा, डबल हेलिक्स नहीं, डीएनए की जैसी संरचना होती है लेकिन डबल हेलिक्स, यानी कि यहाँ पे आपको एक और ऐसे कुछ विशेष प्रकार की आपको संरचनाएं नजर आती हैं। ठीक है, तो जो डीएनए होगा वो हमेशा क्या होगा, डबल होगा। लेकिन आरएनए क्या होता है, वो डबल हेलिक्स नहीं होती, इसलिए डीएनए और आरएनए की संरचना हम एक समान ही कहते हैं। ओके, उसके बाद परंतु इनमें से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोसोम शर्करा तथा थाइमीन के बदले यूरोसिल नामक नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा कि किसमें, परंतु इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोसोम शर्करा तथा थाइमीन के बदले यूरोसिल पाया जाता है। यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है इसमें क्या है, थाइमीन है, और इनमें क्या है, राइबोसोम। तो आपको डीएनए में क्या दिखेगा, थाइमीन यानी कि टी, और आरएनए में क्या दिखेगा, यूरोसिल। ठीक है, ये आपके क्या हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चैन होती है। ठीक है, तो ये अंतर आपने याद रखने हैं कि आरएनए में क्या होगा, यूरोसिल, और डीएनए में क्या होगा, थाइमीन। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर टाइप्स आप आरएनए की बात करते हो, संरचना में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे आपका डीएनए होगा वैसे ही आरएनए होगा, लेकिन बस डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए डबल हेलिक्स नहीं होता। ठीक है, तो देखो अब इसके जब आरएनए की प्रकार, तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक चीज ध्यान देना, ये जो डीएनए होता है, डीएनए ही आरएनए का को बनाता है। ठीक है, डीएनए ही क्या करता है, आरएनए को बनाता है। अब क्यों बनाता है, क्योंकि ये जो डीएनए है आनुवंशिक पदार्थ है, यही क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को, आनुवंशिक लक्षण जो भी है, ठीक है, जो विभिन्नता है उनको लेके जा रहा है। देखो इसी डीएनए में क्या है, जीन है। अब जीन ही क्या करता है, जो म्यूटेशन की क्रिया आप जानते हो, जीन म्यूटेशन यानी कि जीन उत्परिवर्तन, जो कि जीन उत्परिवर्तन के कारण ही जो आनुवंशिक विकार, डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेंटन सिंड्रोम, ठीक है, टनन सिंड्रोम, यानी कि किसी में क्रोमोसोम की संख्या 46 तो निर्धारित है, तो किसी में 47 हो जाएगी, तो किसी में 45, यानी कि कम या ज्यादा होने की वजह से ये कब होगा, जब जीन म्यूटेशन, तो ये कहाँ होगा, डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये जीन का जो स्थानांतरण हो रहा है, जो आनुवंशिक लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं, ये डीएनए आरएनए को बनाता है। और आरएनए आपके 3 प्रकार के आरआरएनए, जिसको बोलते हैं, ठीक है, आरआरएनए, दूसरा है टीआरएनए, और तीसरा है एमआरएनए। तो देखो जो एमआरएनए होता है उसको आप बोलते हो मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब संदेश, ठीक है, तो उसको आप हिंदी में कहते हो संदेश वाहक आरएनए, यानी कि जो संदेश को क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। इसके बाद स्थानांतरण आरएनए, स्थानांतरण आरएनए को बोलते हो ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, जो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। ठीक है, तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। आपने राइबोसोम सुना होगा, राइबोसोम क्या होते हैं, सेल ऑर्गेन्स है, और राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन को बनाने का, और प्रोटीन बनाने की वजह से, जैसे माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कह रहे हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, इसी तरह इस राइबोसोम को भी क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि इसमें जो भी हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन्स बन रही है उनका कार्य होता है, राइबोसोम ही बनाने का कार्य करता है, और वो राइबोसोम प्रेजेंट होता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, किसके, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब अगर हमारे शरीर में कोई भी ऑर्गन है तो सभी में क्या सेल है, तो सेल है तो क्या है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म है तो राइबोसोम है। ठीक है,
तो एक एक का कार्य क्या होता है। अब संदेश वाहक आरएनए जो होता है, ये डीएनए से संश्लेषित होने के बाद ये कोशिका द्रव्य में आकर राइबोसोम से जुड़ जाता है। राइबोसोम कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, ये एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक 70S होते हैं और एक 80S होते हैं, ठीक है। तो जो ये 70S राइबोसोम होते हैं, बस आपके जितने भी प्रोकैरियोट्स आपके क्या आते हैं, बैक्टीरिया जाते हैं। वायरस की बात मत करना, क्योंकि वायरस को ना तो हम सजीव कह सकते हैं ना तो निर्जीव कह सकते हैं। अब होगा कि जब सजीव नहीं है तो कैसे किसी भी जीव को इन्फेक्ट कर रहे हैं। जैसे टोबैको मुझे एक वायरस है जो तंबाकू की पत्ती में, वो वायरस की वजह से उसकी पत्तियां जो क्या हो ग्रसित हो गई है। तो देखो ये जो वायरस है ये एक सजीव और निर्जीव की कड़ी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये किसी सजीव के बॉडी पे जाएगा तो वो तुरंत रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा और अपनी संख्या को बढ़ा देगा। लेकिन जब वही वायरस किसी निर्जीव के बॉडी पे है तो वो कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई भी अपनी संख्या नहीं बढ़ाएगा, तो वो निर्जीव अवस्था में रहेगा। जब सजीव की बॉडी पे जाएगा तो सजीव अवस्था में रहेगा, संख्या बढ़ाएगा, तो हम कई सारे रोग को फैलाएगा, ठीक है। तो वायरस आपके प्रोकैरियोट्स में नहीं आएंगे, वायरस को आप बोल दोगे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, ठीक है। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें जो राइबोसोम होगा वो 70S का, और इनकी जो सब यूनिट हो जाएगी 40 और 50, ठीक है। और इसके ये क्या हो जाएगा 80S। तो 80S और 70S दोनों प्रकार के जो राइबोसोम होंगे वो आपके यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में ये बात किसकी हो रही है, मानव के अंदर की। तो मानव की सेल्स कौन सी होगी, यूकैरियोट्स होगी। जब यूकैरियोट्स होगी तो 70S और 80S दोनों प्रकार के यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये संदेश वाहक जो आरएनए होता है डीएनए से संश्लेषित होने के बाद, जब डीएनए से बन जाता है, डीएनए उसको बनाता है, तो डीएनए से संश्लेषित होने के बाद ये कोशिका द्रव्य में आकर राइबोसोम से क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। क्योंकि यह डीएनए की आनुवंशिक सूचनाओं को ढोता है। अब इसमें ढोने का कार्य देखो, अगर बाइंड होने का कार्य क्या है, देखो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर क्या है, डीएनए के अंदर प्रोटीन होती है, तो वो प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। इसीलिए ये आकर क्या करेगा, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर आके बाइंड हो जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि डीएनए की जो आनुवंशिक सूचना होती है उस सूचना को ढोता है, अतः इसे संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। और कोशिका में मौजूद कुल आरएनए 5 से 10% होता है। अगर किसी भी सेल के अंदर जो आरएनए प्रेजेंट है तो उनमें आरएनए की मात्रा का, आरएनए की कुल मात्रा का 5 से 10% जो मात्रा होता है वो मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA का होता है। दूसरा है आपका स्थानांतरण आरएनए, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण के समय या जरूरत के अनुसार विभिन्न अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक स्थानांतरण करता है। आप देखो जब प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, जब क्या हो रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, तो प्रोटीन संश्लेषण के समय जरूरत के अनुसार, मानो किसकी, अमीनो अम्ल की जरूरत है, क्योंकि ये अमीनो अम्ल क्या एक प्रकार का आपका प्रोटीन है, ठीक है। ये अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन है। तो ये जरूरत जब बढ़ेगी तो ये विभिन्न अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है। और सेल के अंदर इनकी पूरी जो मात्रा है कुल आरएनए का, ये 10 से 15 भाग, यानी कि जो टीआरएनए होगा वो एमआरएनए से इसकी जो मात्रा होगी, संख्या होगी, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तीसरा होता है आपका राइबोसोम आरएनए, ठीक है। तो ये सबसे स्थिर और प्राकृतिक आरएनए है, ठीक है। अब ये क्या स्थिर है और प्राकृतिक आरएनए है, ओके, जो राइबोसोम से लगा रहता। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, राइबोसोम है, उस राइबोसोम से क्या होते हैं, लगे होते हैं। और यह कोशिका में स्थित कुल आरएनए का 80% भाग होता है। तीनों प्रकार के आरएनए में यह सबसे अधिक समय तक क्रियाशील रहता है। देखो अब आपका जो टीआरएनए होगा और एमआरएनए होगा वो तब तक रहेगा जब तक एक पीढ़ी का निर्धारण होगा, ठीक है। जब एक पीढ़ी का निर्धारण हो रहा है, जो सूचनाएं, जब एक नई पीढ़ी की जन्म होने वाली होती है, जो डीएनए रिप्लिकेट करता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, तो वहां पे आरएनए बनता है। अब आरएनए जो एमआरएनए और टीआरएनए का बस एक ही काम है कि वो सूचना को स्थानांतरित करे, जो मैसेज है, जो लक्षण है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करे। तो ये लंबे टाइम तक क्रियाशील नहीं रहेंगे, जब एक पीढ़ी का निर्धारण होगा तभी होंगे, या एक संतति का जब निर्धारण होगा तब होंगे। लेकिन यहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं ये लंबे टाइम तक, इनकी मात्रा भी ज्यादा है और ये लंबे टाइम तक क्रियाशील भी रहते हैं।
क्यों? क्योंकि हमेशा राइबोसोम से जुड़े हुए हैं और राइबोसोम का कार्य ही प्रोटीन को बनाना। तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ डीएनए में ही प्रोटीन का कार्य है, हमारे बहुत सारे जो शरीर के जो और भी ऑर्गन है उनको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अगला, जीन कोश से आप क्या समझते हैं? जीन कोश, जीन कोश को हम जीन पूल भी कहते हैं। कभी कभी आपसे जीन पूल के नाम से पूछा जाता है या कभी कभी जीन कोश। तो देखो, किसी भी अंतःप्रजनी, ठीक है, किसी भी अंतःप्रजनी समष्टि में कुल जीन एवं उनमें मौजूद एलील को जीन कोश कहते हैं। किसी भी अंतःप्रजनी समष्टि, समष्टि का मतलब होता है जाति या इसको बोलोगे पॉपुलेशन। एग्जाम्पल, जैसे हम जिस भी आवास में हैं, ठीक है, हमारा जो भी आवास है उस आवास में हमें बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे जातियों की जाति दिखाई देती है। जैसे एक मानव की जाति हो गई, ठीक है, छोटे छोटे जीवों की जाति होगी, कैट की जाति होगी, डॉग की जाति होगी। तो ये जितनी भी जातियां हैं, तो किसी भी अंतःप्रजनी कुल जीन एवं, अब किसी भी जीव का या किसी भी संतति का जो निर्धारण है वो कार्य कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? जीन कर रहा है। अब ये जीन जो बने होते, ये बने होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो जीन एवं उनके मौजूद एलील जो क्या होंगे? उनके जो एलील होते हैं, इन एलील कोश को ही, एलील को ही हम क्या कहते हैं? जीन कोश या जीन पूल कहते हैं। ठीक है, देखो अब क्या है, प्रारंभ कूट तथा समापन कूट का वर्णन करें। अब प्रारंभ कूट क्या होता है, समापन कूट क्या होता है? देखो, प्रारंभन कूट क्या होता है, तो प्रारंभिक कोडान पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के आरंभ करने के लिए सिग्नल भेजता है। जो पॉलीपेप्टाइड की चैन बनती है, ठीक है, किसकी? पॉलीपेप्टाइड की जो क्या बनेगी? चैन बनेगी। तो पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के आरंभ करने के लिए, ये जो पॉलीपेप्टाइड है इसके संश्लेषण के आरंभ करने के लिए क्या होता है? ये सिग्नल भेजता है। तो ऐसे आरंभिक कोडान है, यानी कि AUG, AUG, तो AUG क्या आपका? मिथिओनिन है, ठीक है, तथा DUG, ठीक है, अभी आपकी क्या है? प्यूरिन और पिरामिडिन ही है। तो आपका AUG और GUG ये आपके क्या होते हैं? प्रारंभिक कोडान होते हैं। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपके AUG दे दिया जाएगा, GUG दे दिया जाएगा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से आपसे पूछा जाएगा कि प्रारंभिक कोडान कौन सा है। तो अगर आपको ये दिखे तो आप AUG बता दोगे, या अगर आपसे ये दिखे तो ये बता दोगे, या अगर आप या तो हिंदी में पूछे तो मिथिओनिन और वेलिन जो होते हैं ये आपके प्रारंभिक कोडान होते हैं। और ये क्या करते हैं? प्रारंभिक कोडान यानी पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के समय आरंभ करने के लिए, ठीक है, जब पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण होता है उस संश्लेषण को आरंभ करने के लिए क्या भेजते हैं? सिग्नल को भेजते हैं। सिग्नल कौन भेजेगा? AUG और GUG। ठीक है, क्या है? एडेनिन यूरोसिल ग्वानिन और ग्वानिन यूरोसिल ग्वानिन। ठीक है, ये वेलिन है और ये मिथिओनिन है। दूसरा होता है समापन कोडान। तो यह पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के समापन के लिए सिग्नल भेजता है। जब क्या होता है? कोडान, ठीक है, जो कूट, आनुवंशिक कूट होती है, जब उसका निर्माण होता है तो जब क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड जो चैन होती है, जो पॉलीपेप्टाइड चैन का संश्लेषण होगा, तो यहाँ पे जो प्रारंभिक कोडान यानी कि मिथिओनिन तथा वेलिन होता है, ये सिग्नल भेजेगा कि संश्लेषण करो, यानी कि बनाओ। अब जैसे ही संश्लेषण हो गया, समापन का जब समय आएगा, ठीक है, जब उसको कोई भी, देखो कोई भी अगर किसी भी चीज की हम शुरुआत है तो किसी भी चीज का अंत होता है, ठीक है, तो शुरुआत में ये कार्य करेगा और जब समापन की बात आएगी, समापन में तो यह पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के समापन के लिए सिग्नल भेजता है। तो 3 ऐसे कोडान है, यानी कि UAA, यानी कि क्या होगा? यूरोसिल एडेनिन एडेनिन, इसको बोलते हैं ओकर। ठीक है, फिर UAG यानी कि अंबर तथा UGA यानी कि ओपल। तो क्या बोलोगे? ओकर, अंबर और ओपल जो होते हैं वो समापन कोडान होते हैं। ध्यान देना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अंबर, ओपल और ओकर है, ठीक है, ओकर, अंबर और ओपल जो होते हैं ये समापन कोडान होते हैं। यानी कि जब पॉलीपेप्टाइड चैन का संश्लेषण होता है तो उसमें समाप्त होने के लिए ये तीनों जो कूट होते हैं,
ठीक है, ये तीनों जो कूट होते हैं ये सिग्नल को भेजते हैं कि अब समापन होना चाहिए या समाप्त करना चाहिए। ठीक है, बाकी मिथोनिन और जो वेलिन ऐसे कूट होते हैं, ठीक है, ऐसे आनुवंशिक कूट होते हैं जो ये सिग्नल भेजते हैं, कब भेजेंगे कि जो पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण हो, तो वो संश्लेषण के लिए सिग्नल भेजेंगे कि अब इसका निर्माण या संश्लेषण होना चाहिए। तो ये आपको एग्जाम्पल के साथ याद करने। ठीक है, अगला लिंग निर्धारण क्या है? पक्षियों तथा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझाइए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है कि जो लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है, जिससे लिंग का निर्धारण होता है मेल है या फीमेल है, तो लिंग निर्धारण क्या है, और पक्षी में तथा मधुमक्खी में आपको लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाने। तो देखो, जो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा, और जंतुओं में लिंग निर्धारण की प्रमुख प्रक्रियाएं निम्न है। लिंग निर्धारण होता है क्या? कभी कभी आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि लिंग निर्धारण की डेफिनेशन। तो मान लो ये किताबी भाषा आपने नहीं याद है आपको अच्छे से, तो आप क्या बताओगे कि जो लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, जो एक लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है ये होती है एक लिंगी प्राणी में। क्यों? क्योंकि जितने भी बेटा एक लिंगी वाले प्राणी होते हैं उनमें आपका जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, वो कौन सा होता है? लैंगिक यानी कि सेक्स रिप्रोडक्शन। तो सेक्स रिप्रोडक्शन के द्वारा ही ये निर्धारित होता है कि जो आने वाली संतति है, ठीक है, जो एक माता पिता की जो आने वाली संतति है वो मेल होगी या फीमेल, या लड़का होगी या लड़की होगी। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी प्रमुख विधियां हैं, और ये जो विधि होती है ये हर एक जीव में होती है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव में होती है, पक्षी में भी होती है, मधुमक्खी में भी होती है, बहुत सारे कीट होते हैं उनमें होती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, सब में ये क्रियाएं होती रहती है। तो देखो, आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पूछा क्या है? पक्षी और मधुमक्खी के बारे में बताएं। तो देखो, जेड जेड, ठीक है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू एवं जेड जेड और जेड ओ प्रक्रिया। ठीक है, ये जो जेड जेड और जेड डब्ल्यू है ये पक्षी का है, और ये जेड जेड और जेड ओ प्रक्रिया है ये किसका है? मधुमक्खी का है। मधुमक्खी आपकी क्या एक प्रकार की कीट ही है, ठीक है, मधुमक्खी का है। तो देखो, इस प्रक्रिया में मादा विषमयुग्मकी तथा नर समयुग्मकी होते हैं। अब ये जो मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है, जब आप मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण देखोगे और पक्षी में लिंग का निर्धारण देखोगे तो इनमें मादा विषमयुग्मता आती है, यानी कि जो महिला का क्रोमोसोम होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन जो पुरुष होंगे या जो मेल होंगे वो समयुग्मता को दर्शाएंगे, किसमें? पक्षी में और मधुमक्खी यानी कि कीटों में। लेकिन आपको मानव में देखने के लिए मिलेगा और भी ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलेगा, तो आपको उसमें विषम युग्मता नहीं, तो उसमें जो मेल होगा वो विषम युग्मता को दर्शाएगा और जो फीमेल होगी वो समयुग्मता को दर्शाते, ये चीज आपको पता है। तो यहाँ पे जो जेड जेड और जेड डब्ल्यू होगा ये पक्षी का है, ठीक है, पक्षी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और यहाँ पे जेड जेड और जेड जो वो है ये होता है मधुमक्खी में। किसमें होगा? मधुमक्खी में। तो इनमें जो विषम युग्मता दर्शा रही है, ठीक है, क्या दर्शा रही है? जो विषम युग्मता दर्शा रही है वो दिखा रही है मेल, सॉरी फीमेल। ठीक है, कौन दर्शा रही है? फीमेल। इसके बाद इसमें नर में दो समान प्रकार के एक्स लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और इनकी मादाओं में या तो केवल एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, जैसे एक्सओ या एक्स एवं एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्स और एक्स वाई एवं एक्स एक्स और एक्स पद्धति हटाने के लिए इस पद्धति को क्रमशः जेड जेड और जेड डब्ल्यू एवं जेड जेड और जेड डब्ल्यू से इंगित किया जाता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया विभिन्न कशेरुकी जंतुओं जैसे मत्स्य में, सरीसृप में तथा पक्षी वर्ग में पाई जाती है। ये जो प्रक्रिया होती है ये आपकी जितने भी मत्स्य होंगे, मत्स्य का मतलब हो जाता है मछली, मत्स्य का मतलब क्या होगा? मछली होगी। ठीक है, सरीसृप का मतलब होगा जितनी भी आपके रेप्टाइल्स हैं, क्या है? रेप्टाइल है। ठीक है, पक्षी जितने भी आपके एबीज वर्ग हैं, एबीज वर्ग, तो इनमें ये सारी क्रियाएं पाई जाती है। ठीक है, अब आता है प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। प्रभाविता और अप्रभाविता में आपसे विभेद करने के लिए भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रभाविता क्या होते हैं और अप्रभाविता क्या होते हैं। तो बताओ, जब आपसे प्रभाविता में और अप्रभाविता में विभेद करने के लिए आएगा तो क्या बताओ? देखो, प्रभाविता क्या होता है? प्रभाविता का मतलब हो जाएगा प्रभावी, ठीक है, और अप्रभाविता का मतलब हो जाएगा अप्रभावी।
जैसे मेंडल जी का नियम आपने पढ़ा है, तो मेंडल जी का जो प्रभाविता का नियम था, मेंडल जी का जो प्रभाविता का नियम है ये पढ़ा है, और एक अप्रभावी नियम भी आपने पढ़ा है जो मेंडल जी के नियम के विरुद्ध नियम था। क्या था? मेंडल जी के नियम का एक विरुद्ध नियम है। तो देखो, प्रत्येक जीवधारी के लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। जो प्रत्येक जीवधारी का जो लक्षण है, लक्षण का मतलब होता है कैरेक्टर, तो जो कैरेक्टर होते हैं वो इकाइयों के रूप में होते हैं, और ये लक्षण किसी विशेष जीन के युग्म का एक जीन माता से और दूसरा जीन के प्रमुख दर्शन को रोक देता है। यानी कि इसमें क्या होता है, विशेष जीन के युग्मक का एक जीन यानी माता से और दूसरा जीन के प्रदर्शन को रोक देता है। तो ऐसा जीन जो दूसरे जीन के प्रदर्शन को रोक कर स्वयं प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी कारक यानी कि डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और जबकि दूसरा जीन जो प्रदर्शित नहीं होता उसे अप्रभावी कारक यानी रिसेसिव फैक्टर कहते हैं। देखो, इसको आपको समझने के लिए आप मेंडल जी का नियम समझो। ठीक है, जैसे मेंडल जी ने क्या किया था, जनक को लिया था। क्या लिया था उन्होंने? जनक लिया। ठीक है, ये जनक लिया। जनक में क्या लिए थे? लंबा पौधा। ठीक है, लंबा पौधा। इसके बाद बौना पौधा। ठीक है, लंबा पौधा और बौना पौधा। अब इनके बीच क्या था, इनको इन्होंने दर्शाया कैपिटल टी से, और इनको दर्शाया स्मॉल टी से। ठीक है, तो जब ये युग्मक ले लिया इन्होंने क्या किया, युग्मक ले लिया। जब युग्मक को लिया तो इन्होंने दो जनक लिया तो युग्मक को बनाया। जब ये युग्मक को बनाएंगे तो यहाँ पे आपका कैपिटल टी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। ठीक है, अब इनके बीच क्या कराएंगे, ये क्रॉस कराए। ठीक है, अब जब क्रॉस इनके बीच में कराए तो क्रॉस कराने के बाद इनकी जो संतति आई, ठीक है, इनकी क्या आई संतति जो आई, वो कैपिटल टी और स्मॉल टी आई। यानी कि ये क्या किया, लंबापन। ठीक है, क्या किया, लंबेपन को सो किया। यानी कि इस जीन ने अपने लक्षण को शो किया, लेकिन इस जीन ने जो स्मॉल टी है ये अपने लक्षण को शो नहीं कर रहा है। ध्यान देना, ये जो लंबाईपन का जीन था वो शो किया, और ये जो बौनेपन का जीन है ये नहीं शो किया। तो इसको हम क्या बोले कि जिसने अपने लक्षण को शो किया उसको क्या बोलते हैं, प्रभावी। तो देखो, जो प्रभावी है, ठीक है, जो प्रभावी है इसमें क्या है, कैपिटल टी। ठीक है, और इसमें अप्रभावी क्या हो जाएगा, यानी जो अपने लक्षण को शो नहीं किया है, तो उसको कौन नहीं किया है, स्मॉल टी। तो प्रभावी क्या हो जाएगा, प्रभावी लक्षण कैपिटल टी है और अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी। बताओ समझ में आया कि नहीं? जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण जब आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, आप बताओगे, यानी कि वे ऐसे लक्षण, मान लो देखो अब यहाँ पे जो निर्धारण हो रहा है तो इनमें तो भी गुणसूत्र की संख्या होगी, बराबर ही होगी, पेयर फॉर्म में होगी। ठीक है, गुणसूत्र की जो संख्या होगी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब बराबर होने की वजह से इनमें अलग अलग, लेकिन जब इसी में, ठीक है, अगर वापस से जो इसकी जो सेकेंड पीढ़ी थी, ठीक है, ये वाली पीढ़ी, इसमें क्या करा दिया, सेल्फ। ठीक है, अब इसको अगर क्रॉस कराते हो तो दिक्कत समझ में आती है, तो जब भी आपको क्रॉस कराते टाइम दिक्कत समझ में आए तो आप इसको पुनेट वर्ग में रख के देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, देखो, आप मेल को, जब मेल होता है तो पुमंग को आप इससे दर्शाते हो, और जो फीमेल यानी जो महिला होती है उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये अलग अलग हो गए। जब कहीं भी आपको इस प्रकार का चिन्ह, जब आप फ्लोरल फार्मूला निकालते हो, क्या निकालते हो, फ्लोरल जब फार्मूला निकालते हो तो ये आपका बाइसेक्सुअल का चिन्ह मार्क होता है। ये आपका ये अलग अलग है तो ये क्या है, आपका एक लिंगी का मार्क होता है। ठीक है, तो हमने मेल और फीमेल लिया। जब आप क्या कराते हो, क्रॉस कराओगे, तो देखो अगर इस कैपिटल टी क्या कराओगे तो यहाँ पे कैपिटल टी, यानी कि पौधे क्या आ रहे हैं, लंबे आ रहे हैं। अब इसका फिर वापस से इससे कराओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यानी कि ये भी पौधा क्या है, लंबा है, हालांकि शुद्ध लंबा नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसका कराओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी।
ठीक है। अब इसका यहाँ से कराओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नजर देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो देखो ये जो आपके कैपिटल टी है, ठीक है, ये जो कैपिटल टी है ये आपके क्या है, लॉन्ग प्लांट्स है। ठीक है, क्या है, लॉन्ग प्लांट है। ठीक है, इसके बाद ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये भी आपका क्या है, लॉन्ग प्लांट है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्मॉल टी है ये आपका क्या है, डॉर्फ प्लांट्स है, यानी कि बौना पौधा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बौना पौधा। तो देखो पहले में उसने सो नहीं किया, पहली जनरेशन में जो बौनेपन का जीन था, ठीक है, पहली जनरेशन में क्या है, जो बौनेपन का जीन है वो सो नहीं किया है, पहली पीढ़ी उसकी जो आई है। लेकिन जैसे ही दूसरी पीढ़ी आई है, दूसरी पीढ़ी में अपने जीन को ये सो किया है, हालांकि कम किया है। ठीक है, अब ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो 75% क्या आ गया, लंबे संतति आई। और ये 25% जो संतति बच रही है ये क्या आ गई है, बौनी। इसी तरह मानव में भी होता है। अब ये जो मेंडल जी ने आनुवंशिकता का नियम दिया है तो ये सिर्फ प्लांट्स पे ही निर्भर नहीं करता, या पौधों में ही नहीं दर्शाता है कि सिर्फ पौधे में होगा, किसी भी जाति, ये चीज मानव भी होती है। मानो अगर एक पीढ़ी, ठीक है, मान लो ये एक पीढ़ी है जिसमें बौनीपन का लक्षण है, तो उसकी जो पीढ़ी आएगी, एक ये जनक है तो इनकी जो पहली पीढ़ी आएगी उसमें बौनेपन का लक्षण नहीं आएगा। लेकिन जब इनकी सेकेंड पीढ़ी आएगी तो सेकेंड पीढ़ी में 25% चांस होंगे कि उनके जो संतति आएगी, जो पीढ़ी आएगी वो बौने आएगी। और कौन सा बौना आएगा, शुद्ध बौना आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, शुद्ध बौना। लेकिन जब ये कुछ लंबे हैं, मान लो जो पिता है वो लंबे, बहुत लंबे वाले हैं, ठीक है, और जो माता है छोटी, यानी कि एक बीच की साइज नहीं। ठीक है, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी आपके बीच ना तो लंबापन को शो कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, लंबाई कहेंगे। लेकिन एक बहुत ज्यादा लंबा और एक बहुत ज्यादा छोटा, जिसको हम बौने की श्रेणी में करते हैं। अब इनकी जो पहली पीढ़ी क्या आ रही है, सारे हालांकि लंबा और बौना है, लेकिन इनके जितने भी बच्चे आएंगे सारे कैसे आएंगे, लंबे आएंगे। अब इस बच्चे की, इनकी ये जो पहली पीढ़ी है, तो इनके पीढ़ी में क्या आएंगे, 75% लंबे और 25% क्या आ जाएंगे, बौने आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 25%, ठीक है, 25% शुद्ध लंबा होगा, 25% शुद्ध बौना होगा, और 50% की जो मात्रा होगी वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं तो बहुत ज्यादा छोटा नहीं, एक जो बीच वाला भाग होता है, ठीक है, मध्य वाली लंबाई जो होती है। तो यही होता है आपका प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। जो अपने लक्षण को, जिसने अपने जीन को शो किया करेगा वो प्रभावी कहलाएगा, और जिसने अपने जीन को शो नहीं करेगा वो अप्रभावी कहलाएगा। तो इसमें जो लंबे बौनेपन का जीन था, इसने अपने लक्षण को शो नहीं किया, इसलिए इसको हम अप्रभावी लक्षण कह रहे हैं। और ये जो लंबाई का जीन है, इसने अपने लक्षण को शो कर दिया है, इसलिए इसको हम बोले हैं प्रभावी। तो प्रभावी क्या है, कैपिटल टी, और अप्रभावी क्या है, स्मॉल टी। ठीक है, ये दो नियम आपके हो जाते हैं। एक तो यहाँ से यहाँ तक आप मेंडल का प्रथम लॉ जो है प्रभाविता का नियम है, और यहाँ से जब पूरी प्रोसेस देखोगे तो ये आ जाएगा आपका स्वतंत्र अभिवन का नियम। स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या आ रहा है कि पहली में मिक्स आ रहे हैं। पहले में क्या है, जो इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, देखो अगर आप फिनोटाइप देखोगे, फिनोटाइप होते हैं बाह्य आकार की, फिनोटाइप बाह्य संरचना को बोलते हैं। तो इनमें क्या आ रहा है, लंबेपन को देख रहे हैं। लेकिन जब आप इसके जीन को देखेंगे तो आपको दो जीन नजर आ रहे हैं, एक लंबाई का जीन है, एक बौनेपन का जीन है। भले वो बौनेपन का जीन शो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में जब इसका फिनोटाइप आप देख रहे हो तो इसके तीन फिनोटाइप क्या हो जाएगा, एक संबंधे, दो संबंधे, एक हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फिनोटाइप का मतलब होता है बायोमॉर्फोलॉजी। जैसे ही हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, ये बायोमॉर्फोलॉजी हो गया। अब इसका जीनी संरचना, तो जीनी संरचना में क्या आ रहा है, ये कैपिटल टी एक हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है, दो हो गया, ठीक है, और ये एक हो गया। तो ये एक संबंधी, दो संबंधी, इसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप भी हो जाएगा। ठीक, तो ये जितने भी आपने तैयार करने हैं, बस आज की क्लास में इतना ही। फिर अगली क्लास में होगी ऐसे ही नए टॉपिक की। तब तक के लिए सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।